Dear students, in the last video lecture, I discussed about single phase semi-converter. Now in this video lecture, I am going to discuss one of the most important topic of rectifier, that is performance parameters of single phase rectifiers. तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या होता है और इसका कितना इंपॉर्टेंस है। आप गेट का क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे, आप हर साल देखेंगे कहीं कहीं अल्टरनेट करके आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ सिंगल फेज रेक्टिफायर से। तो आज इस लेक्चर में मैं 1 घंटे डिस्कशन करूंगा। पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप 1 घंटे इस क्लास में बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस सिंगल फेज रेक्टिफायर से आएंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के, उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। आप बहुत सारी चीज देखोगे, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में कहते हैं, लेकिन गेट में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उस पार्ट को डायरेक्टली डिस्कस करूंगा। पहले उन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग देख लेते हैं एक साथ, उसके बाद आपको कभी भी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से अगले दिन 3 फेज के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले हार्मोनिक एनालिसिस करना पड़ेगा और हार्मोनिक का नाम सुनकर आपको घबराना नहीं है। आप भरोसा कीजिए मुझ पे, आप क्लास में बने रहिए और आप पूरी बातें समझ जाओगे। तो देखिए हार्मोनिक एनालिसिस क्या है। हमने अभी देखा था कि जब हम सिंगल फेज कन्वर्टर्स को पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये सप्लाई में हार्मोनिक इंजेक्ट करता है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा था, दरअसल हमारे पास देखिए क्या है, ये रेक्टिफायर था, ये हमारे पास रेक्टिफायर था और ये हमारे पास क्या था, एक सप्लाई था, ये हमारा लोड था। ये हमारा क्या पार्ट था, ये था हमारा डीसी साइड। डीसी साइड यहां पर आपको किस तरह का आउटपुट मिल रहा है, यू आर गेटिंग द आउटपुट लाइक दिस। आपके पास एसी क्या है, वोल्टेज हमारे पास ये है एसी वोल्टेज। लेकिन आप कोई भी लोड लगाओ, जो थारिस्टर करंट ड्रॉ करता है यही करंट सप्लाई से ड्रॉ किया जा रहा है। यानी ये हमारा अगर आई नोट करंट है, यही हमारा सप्लाई करंट है। आई नोट एंड आई एस आर इक्वल। तो आई नोट का ग्राफ क्या होता है, ये था हमारा ग्राफ वी नोट का, और ठीक आई नोट का भी ग्राफ हमारा ऐसा ही होता है अगर ये रेजिस्टिव लोड हो तो। यानी हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमारे पास साइनसॉइडल सप्लाई हम लोग इनपुट करा रहे हैं, हमारे पास साइनसॉइडल सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं, साइनसॉइडल वोल्टेज सप्लाई। लेकिन जो ये लोड है, यानी कि ये जो हमारा कंप्लीट रेक्टिफायर है, दिस रेक्टिफायर इज नॉट ड्रॉइंग प्योर साइनसॉइडल इनपुट करंट। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसको आधे साइकिल में मिला, आधे साइकिल में मिला ही नहीं। क्लियर? दूसरी बात, अगर ये इंडक्टिव लोड होता तो ये क्या मिलता, कुछ इस तरह से मिलता, इंडक्टिव लोड। अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर रहता तो ये भाई फुल वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरह से ड्रॉ कराता। लेकिन ये भी इसका आउटपुट करंट होगा। जब इंडक्टिव लोड लेंगे तो आप क्या देखोगे, कुछ इस तरह से करंट ड्रॉ कराता है। मतलब अलग अलग आपको शेप मिलेंगे करंट के, कोई भी शेप आपको प्योर साइनसॉइडल करंट नहीं मिलेगा इनपुट सप्लाई का। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर सप्लाई से प्योर साइनसॉइडल करंट नहीं ले रहा है। तो प्योर साइनसॉइडल करंट नहीं लेता है, इसका मतलब क्या है, हमें अगर अदर देन साइनसॉइडल वेवफॉर्म रहता है, हमें क्या करना होता है, हमें फूरियर एनालिसिस करना होता है। और जब हम फूरियर एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के सप्लाई मिल रहे हैं, करंट मिल रहे हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो सप्लाई करंट है, ये एसी साइड में सप्लाई करंट, इसमें हार्मोनिक्स है, और डीसी साइड में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये भी क्या है, प्योर डीसी नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी है। यानी यहां पर भी हमें हार्मोनिक, यानी यहां पर भी हमें क्या है, यहां पर हमें हार्मोनिक है। तो इसलिए हम हार्मोनिक एनालिसिस 2 करेंगे, 1 ऑन डीसी साइड, 1 ऑन एसी साइड। तो जब हम एसी साइड की बात करते हैं तो एसी साइड में हम किस पैरामीटर को लेंगे, एसी साइड में हम लोग इनपुट करंट को लेंगे, इनपुट करंट। एंड इन आउटपुट साइड, डीसी साइड, यू विल टेक आउटपुट वोल्टेज, यू विल टेक आउटपुट वोल्टेज। तो हमें ये दोनों हार्मोनिक एनालिसिस अभी करना है। तो हम लोग पहला हार्मोनिक एनालिसिस करते हैं। हार्मोनिक एनालिसिस, हार्मोनिक एनालिसिस
ऑन डीसी साइड ऑफ कन्वर्टर। तो देखिए डीसी साइड में जो हमारे पास सप्लाई मिलता है, डीसी साइड में हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट इस तरह का आउटपुट मिल रहा है V0 को। इस आउटपुट को जब आप ब्रेक करोगे आप इसे इस तरह से लिख सकते हो A0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस bn साइन n ओमेगा t। अगर किसी को इस इक्वेशन में कोई डाउट है वो सिग्नल एंड सिस्टम में जाकर देख लें, चेक कर लें, लेकिन मैं कहूंगा आपको कुछ भी मत करिएगा। आप इस लेक्चर्स में पॉइंट वाइज जितने चीज मैं बतला रहा हूं इसे आप कंठस्थ याद भी कर लीजिए, समझ भी लीजिए, आपके लिए दोनों काम आएगा। साइन एन ओमेगा टी प्लस साइन एन ओमेगा टी प्लस फाई एन, साइन एन ओमेगा टी प्लस फाई एन। क्लियर? तो हमें इस तरह से मिल रहा है। यहां पर फाई एन क्या है? फाई एन को डिस्प्लेसमेंट एंगल कहते हैं। सी एन क्या होता है? सी एन इज अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। यहां पर ए नोट क्या है? देखिए ये ए नोट क्या है? ये आपका बताता है एवरेज। ए नोट आपका एवरेज बताता है। इसे कैलकुलेट करना रहेगा 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फ्रॉम फॉर द गिवन टाइम पीरियड आप करेंगे, यहां से ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हमें ये पार्ट मिलेगा, जब हम इस तरह से इक्वेशंस को लिखेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? यहां से देखिए फाइनली हमें मिलेगा जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है। ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, इस आउटपुट वोल्टेज का कुछ आरएमएस वैल्यू मिलेगा। यानी आप आउटपुट वोल्टेज को किस टर्म में लिखेंगे? जो हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 है, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 है, ये आउटपुट वोल्टेज टोटल आरएमएस वैल्यू अगर हम सिंपली अगर हम V0 को लिखें तो V0 हमें क्या मिलेगा? V0 हमें मिलेगा जो आउटपुट वोल्टेज है, ये हमें क्या मिलेगा? ये एवरेज वोल्टेज कैपिटल V0 प्लस कैपिटल V0 प्लस, और यहां पर क्या मिलेगा? हमें साइनोसॉइडल सिग्नल्स मिलेगा, डिफरेंट साइनोसॉइडल सिग्नल्स मिलेगा, उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगे, उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगे, जैसे साइन ओमेगा टी, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A3 साइन 3 ओमेगा टी, इस तरह से डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे। A0 स्टार्टिंग में रहेगा। इसका अगर आरएमएस वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे क्या मिलता है? A0 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। क्लियर? तो यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमें V0 मिलेगा, जो हमें एवरेज वोल्टेज मिलेगा, ये एवरेज वोल्टेज हमें किस तरह से मिलेगा? यहां मैं डायरेक्ट अब इसका इक्वेशन लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग द डायरेक्ट इक्वेशन। यहां पर देखिए डायरेक्ट इक्वेशन में क्या मिल रहा है? डायरेक्ट इक्वेशन में मिलेगा VOR RMS आउटपुट वोल्टेज स्क्वायर विल बी इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस V0 1 स्क्वायर प्लस V0 2 स्क्वायर अप टू सो। ये क्या है? दिस इज द AC वोल्टेज, दिस इज एवरेज वोल्टेज। और एवरेज वोल्टेज ही क्या होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर delivering useful power across DC लोड। across DC लोड सिर्फ V0 ही रिस्पॉन्सिबल होता है यूजफुल पावर डिलीवर करने के लिए। तो ये रहा हमारा V0। तो जब हम V0 हमारा यूजफुल होगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा टोटल वोल्टेज है, ये हमारा टोटल आरएमएस वोल्टेज है, ये हमारा टोटल आरएमएस वोल्टेज है। तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे so you will get VOR स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस V02 स्क्वायर अप टू आगे चलता रहेगा। दोनों तरफ अगर अंडर रूट कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगा। अब हम क्या देख रहे हैं? अब आप देखोगे कि यहां पर जो हमें VOR माइनस V0 मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ये क्या है? टोटल है। ये क्या है? टोटल। ये क्या है? यूजफुल। ये क्या है? यूजफुल। तो टोटल माइनस यूजफुल, ये क्या होगा? यूजलेस। टोटल माइनस यूजफुल इज इक्वल टू यूजलेस। तो जब ये यूजलेस मिल चुका है, ये हमारा यूजफुल मिला। तो यहीं से देखिए टर्म आता है, यहीं से अब मैं टर्म लिख रहा हूं। यहां पर एक टर्म में लिखूंगा
फॉर्म फैक्टर का और फिर दूसरा टर्म लिखा जाएगा रिपल फैक्टर का। देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां से ऐसे लिख सकते हैं, यहां से देखिए एक फॉर्म फैक्टर का टर्म डिफाइन कर रहा हूं, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू वी ओ आर डिवाइडेड बाय वी नोट, यानी कि आरएमएस, ये क्या है आरएमएस और ये क्या है एवरेज, ये होता है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर को आप एफ से डिनोट कर सकते हैं। तो यानी अब यहां से अब नया टर्म में लिख रहा हूं वोल्टेज रिपल फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर। सो व्हाट इज वोल्टेज रिपल फैक्टर? वीआरएफ, वीआरएफ के बारे में जानते हैं, ये होता है फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। तो यानी क्या होगा, यानी आप लिखेंगे वी ओ आर स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्म फैक्टर, दिस इज द फॉर्म फैक्टर। देखिए लाइन बाय लाइन में जो चीज लिख रहा हूं यहां पर बोर्ड पर, आप इस बात को मान लीजिए कि मैं बहुत ही सही चीज लिख रहा हूं। आपको यहां पर अगर नहीं कुछ समझने की तो बात ही नहीं है, यहां सारी चीजें आप देख रहे हो, मैं समझा रहा हूं। आपको सारे टर्म्स याद रखने हैं, आपको सारे टर्म्स याद रखने, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज मिलेंगे जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। क्लियर? अब देखते हैं भाई वीआरएफ को क्या हम कह सकते हैं, वीआरएफ किस चीज को मेजर करता है? वीआरएफ ही हमारा मेजर करेगा, इट इज द मेजर ऑफ हार्मोनिक्स, it is the measure of harmonics present in DC waveform, ये DC waveform के लिए रिपल फैक्टर हमारा काम आता है। कैसे काम आता है? देखिए अगर हमारे पास प्योर DC है, इफ प्योर DC, प्योर मतलब कांस्टेंट DC, तो Vrms और Vev दोनों इक्वल होता है कांस्टेंट DC में, आपको पता है। अगर ये 10 वोल्ट है कांस्टेंट तो क्या होगा, आरएमएस और एवरेज दोनों इक्वल होगा 10 वोल्ट। क्लियर? वी आरएमएस इक्वल टू वी एवरेज, इस केस में फॉर्म फैक्टर क्या होगा, फॉर्म फैक्टर विल बी इक्वल टू 1। तो जब फॉर्म फैक्टर इस केस में 1 होगा तो आप यहां से क्या लिखोगे, वोल्टेज रिपल फैक्टर विच इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास इसके अलावा प्योर डीसी के अलावा अगर हमें जो भी वेव फॉर्म रहता है उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा फॉर्म फैक्टर 1 नहीं होता है। इन दैट केस आवर फॉर्म फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें प्योर डीसी की बात करेंगे, इन दैट केस फॉर्म फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1। In that case form factor must be equal to 1 and voltage ripple factor will be equal to 0. Clear? इसके अलावा अगर कोई वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 मिल रहा, if you are getting any value greater than 1, then voltage ripple factor will have some magnitude. It means there is some harmonics present in the DC side, present in the DC waveform. ये हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर, यानी कि डीसी साइड में हमें वोल्टेज रिपल फैक्टर पता चल जाएगा। हम आपको खुश हो जाना है, आप हार्मोनिक एनालिसिस कर चुके हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग दूसरा डिस्कशन करते हैं एसी साइड में, दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं हार्मोनिक एनालिसिस ऑन एसी साइड ऑफ कन्वर्टर। तो जब हम एसी साइड की बात करें, अभी आपने देखा था कि एसी साइड में मैंने बतलाया था if you are giving sinusoidal supply, what are you getting? You see that rectifier is drawing non-sinusoidal current from the load. तो non-sinusoidal current load का मतलब क्या, हार्मोनिक्स किस में है, करंट में है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, करंट के वेवफॉर्म से डील करना पड़ेगा। तो देखिए मैं हेडिंग दे रहा हूं, हार्मोनिक एनालिसिस ऑन डीसी साइड ऑफ कन्वर्टर, एसी साइड ऑफ कन्वर्टर। अब हम लोग एसी साइड की बात करते हैं, तो मैं डायरेक्ट करंट के ही टर्म में लिख रहा हूं,
आपके पास क्या मिलेगा, आई नॉट आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई नॉट वन स्क्वायर प्लस आई नॉट टू स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब देखिए यहां पर आई नॉट आरएमएस इज इक्वल टू, यहां पर मैंने एवरेज वैल्यू नहीं लिखा क्योंकि जब हम एसी कह दे रहे हैं तो हम मानते हैं कि एसी में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर ही आता है हमारे सारे कन्वर्टर्स में। तो कन्वर्टर जो इनपुट ड्रॉ कर रहा है वो इनपुट एसी है, उसका एवरेज वैल्यू 0 है, ये हमने लिखा है। इसमें बतला रहा है कि ये हमारा टोटल करंट है और ये क्या है, ये आपको कहा जा रहा है फंडामेंटल कंपोनेंट। ये क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट। तो जब ये फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट है, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट है और हमारे पास सप्लाई वोल्टेज क्या है, सप्लाई वोल्टेज हमारा Vs है, सप्लाई वोल्टेज हमारा Vs है। तो ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट होता है यही रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसी पावर के लिए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसी पावर, या फिर एवरेज एसी पावर भी कर सकते हो या रियल पावर कर सकते हो, या रियल पावर कर सकते हो। यानी बाकी का करंट क्या है हमारा, यूजलेस है। बाकी का करंट अगर हमारा यूजलेस है हम ये लिख सकते हैं माइनस आई नॉट वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई नॉट टू स्क्वायर प्लस आई नॉट थ्री स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो यहां से क्या होगा, यहां से आप क्या देखेंगे, इसका अगर अंडर रूट करेंगे यू विल गेट दिस टर्म, यू विल गेट दिस टर्म। अब मैं यहां पर एक फैक्टर दे रहा हूं, यहां पर एक फैक्टर में लिख रहा हूं करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर। करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर को अगर हम लिखें CDF, CDF या फिर इसे G भी से भी डिनोट किया जाता है। तो G का की वैल्यू होती है आई नॉट वन डिवाइडेड बाय आई नॉट आर, यानी कि फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आरएमएस करंट, टोटल आरएमएस करंट। तो अगर हम यहां से एक नेक्स्ट आता है हमारा टर्म टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। देखो इसको आज ही याद करना, अभी एक बार पढ़ लो, फिर एक बार 2-3 घंटे बाद रिवाइज कर लेना, फिर जाकर याद हो जाएगा। नहीं तो भैया हर दिन खोजते रहना, ढूंढते रहना अलग अलग किताबों में, आपको कोई फायदा नहीं, लास्टली उसी रिजल्ट पर आप पहुंचोगे। -1 TST इज इक्वल टू 1 बाय जी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, 1 बाय जी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये होता है TSD, ये होता है TSD। क्लियर, 1 बाय जी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, क्लियर। यानी कि TSD को अगर हम यहां से लिखें THD, आपको मिलेगा आई ओ आर स्क्वायर माइनस आई ओ नॉट वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई नॉट वन स्क्वायर। तो यहीं से जो मैंने टर्म लिखा है आई नॉट आर डिवाइडेड बाय आई नॉट वन होल स्क्वायर माइनस 1, इसी को मैंने लिखा है 1 बाय जी स्क्वायर। अब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, it is the measurement of harmonics present, it is the measurement of harmonics present in AC side, in AC side। यही AC साइड में जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है उसके मेजरमेंट को ये बतलाता है। क्लियर। तो अगर हमारे पास प्योर AC है, इफ यू आर प्योर एसी, तो प्योर एसी के केस में क्या होगा, फंडामेंटल और आरएमएस दोनों बराबर, और जी क्या होगा, जी 1 होगा, यानी कि जी 1 होगा और TSD 0 होगा, TSD 0 होगा। क्लियर। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जी आपका क्या होगा, लेस देन 1। जी क्या होता है, ऐसे लेस देन 1 होता है, जी इज लेस देन 1, जी इज लेस देन 1। और मैं आगे इस एरो के साथ लिखता हूं व्हेन approaches 1, when approaches 1, इसका मतलब क्या होता है, TSD reduces, TSD reduces, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रिड्यूस होता है। देखो ये बहुत डिफाइन करना जरूरी है,
क्योंकि अगर आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो तो उसको भी आप मेजर करते हो किसी वेट में, किलोग्राम्स में, लीटर में। इसी तरह से हार्मोनिक्स को क्या कर सकते हैं, इसको किलोग्राम और लीटर में तो मेजर करोगे नहीं, इसको भी क्या करना पड़ता है, कुछ परसेंटेज में मेजर करना पड़ता है। इसीलिए आपसे कोई पूछेगा डीसी की बात, कहना मैं रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर लूंगा। एसी की बात करेगा टीएसटी कैलकुलेट कर लूंगा। एसी की बात करेगा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आप कैलकुलेट करके उसे बतला देना। क्लियर। तो अब बारी है सिंगल फेज फुल कन्वर्टर की और सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर की। तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग देते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। और बहुत ही ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम क्या करेंगे, होगा इस क्लास में सिर्फ थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में गेट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। सिंगल फेज परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज। अब मैं डायरेक्ट दे रहा हूं सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर में दे रहा हूं। ब्रिज कन्वर्टर का मतलब क्या हुआ, फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो जब हम फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात करते हैं तो फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में देखिए, अगर मैं आउटपुट करंट की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट आउटपुट करंट अगर आई नॉट, आउटपुट करंट छोड़िए, इसमें पहले कन्वेंशन हमें क्या लेना पड़ेगा, एजम्पशन में ले रहा हूं कि जो हम क्या मान रहे हैं हार्मोनिक को एनालिसिस करने से पहले, एजम्पशन में ले रहा हूं। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है कि कंसीडर हाई इंडक्टिव लोड विथ कांस्टेंट डीसी करंट। कांस्टेंट डीसी करंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट डीसी करंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो आउटपुट के थ्रू, लोड के थ्रू करंट आएगा, दिस करंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज वेरी हाई। सो इफ द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज वेरी हाई, देन व्हाट विल हैपन, अगर इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत अधिक है तो आपने देखा था कि स्क्वायर्ड वेवफॉर्म बनता था, तो सप्लाई क्या विड्रॉ करेगी, ये मैं सप्लाई का डायरेक्ट बना रहा हूं, आईएस जो सप्लाई विड्रॉ कर रहा है, ये सप्लाई आपको इस तरह से कुछ विड्रॉ करेगा। सप्लाई विल विड्रॉ लाइक दिस। ये एंगल है 0, ये है अल्फा, ये है पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, ये है प्लस आई नोट, इसको मैं बाहर बना रहा हूं, ये है प्लस आई नोट, ये है माइनस आई नोट। इस तरह से हमें वेवफॉर्म बनाया जा रहा है। जब हमें इस तरह से इनपुट वोल्टेज मिलता है, और सप्लाई वोल्टेज क्या है, सप्लाई वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज हमारे पास एक साइनसॉइडल सप्लाई है। सप्लाई हमारे पास क्या है, साइनसॉइडल सप्लाई है। सप्लाई कुछ हमें इस तरह से आया होगा, सप्लाई कुछ इस तरह से आया होगा Vs, और ये ग्राफ किसका है, स्क्वायर वाला, ये है Is का ग्राफ। अब देखिए, इसको अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, साइनसॉइडल कंपोनेंट्स में, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। एक पहला साइकिल मिला, दूसरा मिल रहा है इस तरह से, तीसरा इस तरह से मिल रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इस तरह से साइनसॉइडल साइकिल मिल रहा है। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट है, यही हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईएस। तो जब ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है, हम क्या देख रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो रहा है और फंडामेंटल कंपोनेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अल्फा एंगल से फंडामेंटल कंपोनेंट क्या कर रहा है, करंट का, फंडामेंटल करंट कंपोनेंट ऑफ करंट इज लैगिंग द सप्लाई Vs बाय एंगल अल्फा, क्लियर। तो जब इस तरह से लैग कर रहा है, हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं, पहले हम लोग किसके साइड चलते हैं, ऑन एसी साइड की हम बात कर रहे हैं, यानी सोर्स साइड की बात कर रहे हैं, मतलब एसी साइड मतलब सोर्स साइड। तो देखिए सोर्स साइड क्या हो रहा है, ये सिंगल फेज फुल कंट्रोल रेक्टिफायर की मैं बात कर रहा हूं, फिर से ध्यान रखना, सेमी कन्वर्टर की अभी इसके बाद डिस्कशन करेंगे। आप देखिए यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे IS विल बी इक्वल टू
आपको यहां से मिलेगा सिग्मा n इक्वल टू 1 3 5 अप टू इंफिनिटी, यानी सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे। 4 I0 डिवाइडेड बाय n पाई, 4 I0 डिवाइडेड बाय n पाई इंटू साइन n ओमेगा t माइनस अल्फा n, माइनस अल्फा n, ये आपको यहां से मिलेगा। या कुछ लोग इसे क्या करेंगे, फाइन भी लिखेंगे, फाइन, क्योंकि इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट एंगल, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट एंगल। अब इस टर्म का मतलब क्या हुआ समझते हैं। ये मतलब हुआ कि आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि जो ये स्क्वायर वेव हमें मिला है, फिर से मैं स्क्वायर वेव पर विशेष ध्यान दीजिए, इसको आपको भूलना नहीं है। और ये फुल कन्वर्टर में ही इस तरह का वेव फॉर्म मिलता है। ये कह रहा है कि ये जो स्क्वायर वेव है इसका ये एक्सप्रेशन है। अब कह रहा है कि ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं, इवन हार्मोनिक्स नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, आप सिग्नल सिस्टम में बात कर लीजिएगा। यहां पर आप इतना समझ जाइए जितना जरूरत है, फाइन आपको ये मिलेगा, क्लियर। यानी ये कह रहा है कि अगर आप डिफरेंट टर्म्स में लिखें n1 1 3 5 इस तरह से पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, 4 I0 डिवाइडेड बाय 1 पाई साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, प्लस क्या मिलेगा दूसरा 4 I0 डिवाइडेड बाय 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी माइनस 3 अल्फा। इसी तरह से आपको वेवफॉर्म्स मिलते जाएगा। ये रहेगा हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट, ये रहेगा फंडामेंटल कंपोनेंट। जब ये फंडामेंटल कंपोनेंट ऐसे मिल रहा है, हम क्या लिखेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल करंट, सप्लाई करंट। ये क्या होगा, अब देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और आरएमएस वैल्यू को ये क्या किया जाता है, कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। तो जहां पर भी IS1 लिख रहा हूं मतलब कैपिटल, 1 मतलब क्या बतला रहा है, 1 मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट को बतला रहा है, क्लियर। आरएमएस वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, √2 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज पीक वैल्यू। तो क्या होगा 2√2 I0 डिवाइडेड बाय पाई। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, हमें बाकी का कुछ लिखना नहीं है। अब दूसरा टर्म इसी में डिफाइन कर रहा हूं, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। अब ये फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या है, इसे FDF कहा जाता है। फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है जो ये हमारे पास फंडामेंटल एंगल क्या है, माइनस अल्फा है, कॉस ऑफ माइनस अल्फा यानी कॉस अल्फा। ये फंडामेंटल फैक्टर हमें कॉस अल्फा होता है। फंडामेंटल फैक्टर ऑफ सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है गेट के एग्जाम में, क्लियर, कॉस अल्फा। अब देखिए कि इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम लोग अभी यहां पर जस्ट समझ लेते हैं, यहीं पर हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इससे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं, यहां पर। अब देखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखना है, ISR। आरएमएस वैल्यू ऑफ पूरा का आरएमएस वैल्यू अगर हम लिखें तो ये आरएमएस वैल्यू क्या होगा सप्लाई का, यही हमारा पूरा प्लस I0, ये है माइनस I0 प्लस I0। ये स्क्वायर वेवफॉर्म कंटिन्यूअस मिल रहा है। इफ यू आर गेटिंग कंटिन्यूअस स्क्वायर वेवफॉर्म, इट्स आरएमएस वैल्यू इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू सिंपली I0, क्योंकि आरएमएस करोगे क्या होगा, स्क्वायर करोगे मतलब निगेटिव भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कंटिन्यू एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। आपको क्या होगा, आरएमएस जो हो रहा है हमारा ISR, इट इज इक्वल टू नथिंग बट I0। ISR हमारा I0 के बराबर होगा। जब हमें ISR मिल चुका है, I0 मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर G को कैलकुलेट करेंगे, CDF और G, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर। इसको हमने क्या डिफाइन किया था, ये हमने डिफाइन किया था फंडामेंटल डिवाइडेड बाय आरएमएस। फंडामेंटल बाय आरएमएस इसका मतलब क्या होगा, 2√2 डिवाइडेड बाय पाई, क्योंकि I0 और I0 कैंसिल आउट हो जाएगा। I0 and I0 will be cancelled out, I0 and I0 will be cancelled out। और जब हम इन दोनों चीजों को पता कर लिए हैं, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है इनपुट पावर फैक्टर।
अब हमें पता करना है इनपुट पावर फैक्टर। क्लियर। अब हमें इनपुट पावर फैक्टर जो पता करेंगे तो देखते हैं इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है। हम लोग देखिए इनपुट पावर फैक्टर को अगर हम डिफाइन करें, इनपुट पावर फैक्टर यानी या फिर इसे आप सप्लाई पावर फैक्टर भी बुक में लिखा हुआ देखोगे। तो पावर फैक्टर को हमने कैसे डिफाइन किया था, अगर पिछले क्लास को याद करें तो पावर फैक्टर को हमने डिफाइन किया था पावर डिलीवर टू लोड। लोड को जो पावर आपने डिलीवर किया डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्ट एम्पियर, इनपुट वोल्ट एम्पियर। तो लोड को जो पावर हम डिलीवर कर रहे हैं, द पावर विच यू आर डिलीवरिंग टू लोड, तो लोड को क्या पावर डिलीवर किया जा रहा है, लोड को जो पावर ये डिलीवर कर रहा होगा। अब देखिए लोड को कितना पावर डिलीवर किया जा रहा है, हमने अभी बताया कि फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर डिलीवर टू द लोड। फंडामेंटल करंट कंपोनेंट ऑफ करंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है पावर डिलीवरी के लिए। तो यानी कि वोल्टेज तो हमारे पास Vs रहेगा जो सप्लाई वोल्टेज, इनटू हमारे पास करंट की बात करेंगे क्या लिखेगा IS1 इनटू, अब यहां पर इन दोनों के बीच में, इस वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है, अल्फा एंगल से लैग कर रहा है। तो ये होगा यहां पर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज क्या है, सप्लाई वोल्टेज आप क्या जानते हैं, वोल्टेज आपको आउटपुट इनपुट सारा वोल्टेज कंटिन्यूअस ही वेवफॉर्म मिलेगा। सप्लाई वोल्टेज Vs है इंटू अब सप्लाई करंट क्या है, सप्लाई करंट यानी Is का पूरे कंपोनेंट का क्या है वैल्यू, ये हमारा I0 पूरा है I0। अब देखिए क्या हो रहा है यहां से, फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग IS1 डिवाइडेड बाय I0 इंटू कॉस अल्फा। तो IS1 बाय I0 क्या है, यही हमारा क्या था CDF, यही हमारा CDF था। IS1 डिवाइडेड बाय ISR क्या था, I0 ही था। तो ये रहा हमारा CDF इंटू कॉस अल्फा क्या है, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर FDF। तो इनपुट पावर फैक्टर क्या हुआ, इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू CDF इंटू FDF। तो CDF इंटू FDF करें तो IS1 बाय I0 क्या है 2√2 डिवाइडेड बाय पाई कॉस अल्फा, 2√2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू कॉस अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ इनपुट पावर फैक्टर, दिस इज वैल्यू ऑफ इनपुट पावर फैक्टर। तो इनपुट पावर फैक्टर जब हमने कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर अगर हम कैलकुलेट करें, इफ यू कैलकुलेट एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर की अगर बात की जाए, एक्टिव पावर आप क्या लिखोगे, Vs इंटू IS1 इंटू कॉस अल्फा, यही लिखोगे एक्टिव पावर, यही एक्टिव पावर ये लोड को डिलीवर कर रहा है सोर्स। Vs की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हो कि इसका पीक वैल्यू क्या है Vm, तो Vm बाय रूट 2 ही RMS वैल्यू होगा। Vm बाय रूट 2 इंटू Vm बाय रूट 2 इंटू IS1 के जगह क्या लिखोगे 2√2 I0 डिवाइडेड बाय पाई इंटू कॉस अल्फा। तो √2 इज कैंसल्ड आउट, व्हाट डू यू सी 2 Vm बाय पाई कॉस अल्फा इंटू I0, 2 Vm बाय पाई इंटू कॉस अल्फा इंटू I0। इस टर्म का एक्सप्रेशन अगर आप याद करें, अगर पिछला क्लास आपने अटेंड किया था, 2 Vm बाय पाई इंटू कॉस अल्फा यही होता है कंटिन्यूअस कंडक्शन फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन V0। यानी आप क्या लिखोगे, आप देख रहे हो यू आर राइटिंग P इज इक्वल टू V0 इंटू I0, यानी एवरेज आउटपुट वोल्टेज एवरेज करंट। क्लियर। तो आपको जो इनपुट के तरफ से यूजफुल पावर दिया जा रहा है वही हमारा डीसी पावर है जो कि आउटपुट में मिल रहा है, दोनों हमारा टर्म बराबर हो गए। P के बारे में जब हमने लिख दिया, Q लिखते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर की अगर हम बात करें लिखेंगे Vs इंटू IS1 इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा की जगह क्या होगा साइन अल्फा, सारे वैल्यूज लिखिए। Vm बाय रूट 2 बहुत आसानी से इसे भी डेराइव कर दोगे इंटू 2√2 I0 डिवाइडेड बाय पाई इंटू साइन अल्फा।
इंटू साइन अल्फा जब हुआ, हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ ऊपर नीचे कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा कर दो। अब साइन बाय कॉस क्या होगा, टेन अल्फा, बाकी का टर्म क्या हो जाएगा, टू रूट टू वीएम डिवाइडेड बाय पाई, रूट टू भी कैंसिल आउट हो गया, 2 बाय पाई इंटू कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा। यानी यहां से आप क्या देखोगे, यू विल गेट Q इक्वल टू P इंटू टेन अल्फा, यू विल गेट Q इक्वल टू P इंटू टेन अल्फा। आप देखिए कितना खूबसूरत इक्वेशन मिल रहा है, और जब आपको इतना खूबसूरत इक्वेशन मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मेरा भ्रम भी हो सकता है, क्लियर, आप लोग समझ रहे हो या नहीं, ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। तो बाकी चीजें आप खुद ही बतलाओगे, आपको समझ में चीजें आई या नहीं आई, क्लियर। तो हम लोग यहां पर पूरा जो एनालिसिस किए, वो एनालिसिस किए हैं हम लोग अभी एसी साइड का। अब हम लोग क्या करते हैं, डीसी साइड की एनालिसिस करते हैं। अब हम लोग इसी सर्किट में डीसी साइड का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए डीसी साइड का एनालिसिस बहुत सिंपल है, क्लियर, डीसी साइड का एनालिसिस सिंपल है। आप देखिए कितनी आसानी से कर देंगे। डीसी साइड, ऑन डीसी साइड और लोड साइड, तो जब हम डीसी साइड की बात करते हैं, तो डीसी साइड में देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास डीसी साइड में फिर से आरएमएस वोल्टेज आएगा, दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट वन स्क्वायर प्लस वी नॉट टू स्क्वायर अप टू, तो इस तरह से हमें मिलेगा। वी नॉट क्या है, 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा, 2Vm बाय पाई इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट वी ओ आरएमएस क्या है, वी नॉट आरएमएस क्या है, आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिला था लोड का, आप ध्यान रखिए इस तरह से मिला था वोल्टेज, इस तरह से आपको आउटपुट वोल्टेज मिला था। When you go to calculate the RMS value of this voltage waveform, आप ये क्या करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो ये भी ऊपर इस तरह से आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, यानी एक साइनसॉइडल वोल्टेज ही आपको मिल रहा है। इट्स पीक वैल्यू इज Vm, सो इट्स RMS वैल्यू विल बी Vm बाय रूट टू। जब इसका RMS वैल्यू Vm बाय रूट टू मिला, समझदार आदमी अगर आप हो तो फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करोगे, V नॉट RMS divided by V naught. So here it will be equal to V naught RMS divided by V naught. तो ये क्या होगा, Vm बाय रूट टू डिवाइडेड बाय V naught क्या है, 2Vm बाय पाई इंटू कॉस अल्फा। तो यहां से क्या मिल रहा है आपको, Vm कैंसिल आउट मिल रहा है, पाई डिवाइडेड बाय 2 रूट टू कॉस अल्फा, पाई डिवाइडेड बाय 2 रूट टू कॉस अल्फा। तो यहां से जब फॉर्म फैक्टर मिल गया, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होगा, अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर अगर हम देखें, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 रूट टू का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो ये हमें क्या टर्म मिलेगा, यू विल गेट पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कॉस अल्फा, 8 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये रहा हमारा फॉर्म वोल्टेज रिपल फैक्टर, ये रहा हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर, क्लियर। तो हमें जब वोल्टेज रिपल फैक्टर इस पार्ट का हमें मिल गए, तो ये हमने अभी सिंगल फेज फुल वेव फुल कंट्रोल रेक्टिफायर के एनालिसिस हमने कर लिया। अब हमें किसकी एनालिसिस करनी है, नाउ वी हैव टू एनालाइज द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर ही मतलब समझ लो आप हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर। जो जब हम सेमी कन्वर्टर की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एसी साइड को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डीसी साइड को डील करेंगे। एसी साइड मीन्स सोर्स साइड,
AC साइड मीन्स सोर्स साइड। अब देखो भाई इसमें कैसा वेवफॉर्म हमें मिलता है। फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग द वेवफॉर्म, सप्लाई का ही मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं IS। आपने क्या देखा था कि यहां पर जो हमें अल्फा तक मिल रहा था, फर्स्ट केस में जो हमें अल्फा तक यहां मिल रहा था, उसके बाद पाई प्लस अल्फा यहां तक मिल रहा था। तो आप क्या देखोगे कि यहां पर याद करिए कि फ्री व्हीलिंग एक्शन होता है। फ्री व्हीलिंग एक्शन सेमी कन्वर्टर में होता है। तो फ्री व्हीलिंग एक्शन होने का मतलब ही क्या है, ये करंट सप्लाई से नहीं पास कर रहा था, ये करंट किससे पास कर रहा था, ये करंट फ्री व्हीलिंग डायोड से पास कर रहा था। तो सप्लाई करंट क्या होना चाहिए, यहां से यहां तक 0 होना चाहिए। 0 टू अल्फा सप्लाई करंट 0 होगा, अल्फा पाई प्लस अल्फा। फिर हमारा है नेक्स्ट अल्फा से पाई आया, ये है पाई प्लस अल्फा 2 पाई। इस तरह से हमें सप्लाई करंट मिल रहा है। ये प्लस आई नॉट है, ये माइनस आई नॉट, ये प्लस आई नॉट और ये माइनस आई नॉट। इस तरह से हमें सप्लाई करंट मिल रहा है। कमी कहां आ रही है, बस 0 टू अल्फा उसमें मिल रहा था नेगेटिव, यहां नहीं मिल रहा है सप्लाई से। क्लियर, इतना देर सप्लाई आराम कर रहा है। तो इसका जब हम हार्मोनिक एनालिसिस करेंगे, ये मिलेगा सिग्मा n इक्वल टू 135 वही रहेगा इंफिनिटी, ऊपर मिलेगा 4 आई नॉट डिवाइडेड बाय n पाई, 4 आई नॉट डिवाइडेड बाय n पाई इंटू कॉस n अल्फा बाय 2 कॉस n अल्फा बाय 2 इंटू साइन n ओमेगा टी माइनस n अल्फा बाय 2। यानी जो एक नया टर्म ऐड हो रहा है कॉस n अल्फा बाय 2, और यहां पर n अल्फा की जगह लिख रहे हैं n अल्फा बाय 2। क्लियर, बाय 2 यानी 2 से डिवाइड हुआ। अब देखिए इस केस में अगर हमें कोई कहेगा IS1 लिखो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ सप्लाई करंट, आप क्या लिखोगे 2√2 आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई, यानी कि फंडामेंटल n इक्वल टू 1 पुट करोगे। सिंस दिस इज पीक वैल्यूज फॉर RMS, यू विल हैव टू डिवाइड बाय √2 इनटू कॉस अल्फा बाय 2 n इक्वल टू 1 यहां भी पुट करना पड़ेगा। ये रहा IS1। जब IS1 आपने लिख दिया, आपसे कहा जाएगा दूसरा क्या लिखना है, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। सो फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा, n इक्वल टू 1, यहां से मिलेगा कॉस अल्फा बाय 2, यानी कॉस अल्फा बाय 2 आपको यहां पर मिला फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, सप्लाई करंट का RMS वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट। तो इस पार्ट का अगर हम RMS वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए वेवफॉर्म क्या मिला है, पाई के साथ पीरियोडिक है। सिग्नल सिस्टम का ट्रिक यहां पर भी अप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, चूंकि यहां से यहां कंप्लीट सिग्नल रहता, आउटपुट वेवफॉर्म हमें मिलता आई नॉट, RMS मिलता आई नॉट, लेकिन अल्फा तक कट है तो हमें क्या मिलेगा आई नॉट इंटू जितना दूर का आपको कंडक्शन है पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय पाई टू द पावर 1/2, ये मिला हमारा ISR। तो जब हमें ये ISR मिला, हम लोग क्या करेंगे G कैलकुलेट कर लेंगे। G को क्या नाम देते हैं, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू IS1 डिवाइडेड बाय ISR, फंडामेंटल बाय RMS। तो फंडामेंटल क्या है 2√2 आई नॉट बाय पाई इंटू कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय ISR क्या है, ISR हमारा आई नॉट इंटू पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय पाई माइनस अल्फा अंडर रूट पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई। आई नॉट कैंसिल्ड आउट, आई नॉट कैंसिल्ड आउट हो गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, तो यहां से देखिए आपको मिलेगा 2√2 cos अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई इंटू पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर में रहेगा, ये √2 पाई न्यूमरेटर में जाएगा, उसे √2 से कैंसिल आउट करेगा। ये मिला हमारा इक्वल टू G सेमी कन्वर्टर का, ये मिला हमें G इसका सेमी कन्वर्टर का। तो जब हमें G मिल चुका है, हम क्या करेंगे, जल्दी से इनपुट पावर फैक्टर को लिख दिया जाए, इनपुट पावर फैक्टर को लिख दिया जाए। तो इनपुट पावर फैक्टर जब आप लिखोगे, आपका दोनों तरीका है लिखने का, हम समझ चुके हैं तो डायरेक्ट क्यों ना लिखते हैं। इनपुट पावर फैक्टर इज CDF इंटू FDF, CDF इंटू FDF। तो CDF की अगर हम बात करें, CDF हमारा यही है
2√2 cos अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई इंटू पाई माइनस अल्फा इंटू एफ डी एफ क्या है cos अल्फा बाय 2। तो आप क्या देखते हैं cos अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2 क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस cos अल्फा बाय 2 ये लिखा जा सकता है। जब इसको आप ऐसे लिख सकते हो तो यहां से एफ डी एफ क्या लिखोगे एफ डी एफ अगर आपको लिखने को कहा जाए ये पार्ट में यहां लिख रहा हूं एफ डी एफ अगर आपको लिखने को कहा जाए ये क्या हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई इंटू पाई माइनस अल्फा इंटू यहां पर क्या होगा यहां पर देखिए आप क्या लिखोगे इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2। तो यहां से क्या होगा यहां से आप अगर देखें यहां से अगर हम देखें 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 तो यहां से क्या होगा √2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय रूट पाई इंटू पाई माइनस अल्फा √2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस अल्फा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अब हमें क्या देखना है नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्टिव पावर। तो भाई एक्टिव पावर के लिए क्या करना पड़ेगा इफ यू हैव टू फाइंड एक्टिव पावर तो एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे देखिए यहां पर एक्टिव पावर फिर क्या होगा Vs इंटू IS1 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 यही फंडामेंटल है अल्फा बाय 2। Vs क्या होगा Vm बाय √2 इंटू IS1 क्या है 2√2 बाय पाई आई नोट इंटू कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इसको लिखिए Vm बाय पाई 2Vm बाय पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इंटू आई नॉट। तो ये क्या होगा पार्ट 2 कैंसिल हो गया तो यहां से आपको क्या मिलेगा Vm बाय पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू आई नॉट। ये पार्ट को ध्यान से देखिए यही कल आपने लास्ट क्लास में एवरेज वैल्यू निकाला था। तो ये क्या होगा V नोट इंटू आई नोट दिस इज P इक्वल टू V नोट इंटू आई नोट। सिमिलरली जब हम Q निकालेंगे सिमिलरली व्हेन यू कैलकुलेट Q तो Q के लिए क्या होगा Q आप यहां पर देखेंगे क्या लिखेंगे Vs इंटू IS1 इंटू साइन अल्फा बाय 2 यहां पर यह हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2। फिर जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपको यहां से मिलेगा P10 अल्फा बाय 2 यानी ये अल्फा बाय 2 हमारा हमेशा लगा रहा ये अल्फा बाय 2 हमारा हमेशा लगा रहा। क्लियर। तो यहां भी आपको अल्फा बाय 2 लगा रहा। सिमिलरली यहां पर एसी साइड का आपने कर लिया अब अगर इसके डीसी साइड में करेंगे इसके आप डीसी साइड में करने जाओगे तो डीसी में सिंपली क्या करना है फॉर्म फैक्टर सिंपली आपको क्या करना है डीसी में आप कैलकुलेट करोगे डीसी साइड यानी लोड साइड तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यू विल हैव टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर डीसी साइड मींस लोड साइड विल हैव टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर ये क्या होता है आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज V नॉट। तो आरएमएस वैल्यू क्या है आरएमएस वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उस आरएमएस वैल्यू आपको क्या मिलेगा यहां पर आप देखिए कि सेमी कन्वर्टर के केस में क्या होता है सेमी कन्वर्टर के केस में आपको वेवफॉर्म कटा हुआ मिल रहा है यानी कि आप देख रहे हैं अल्फा से वेवफॉर्म कट रहा है आपको यहां पर आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेना होगा आरएमएस वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना होगा और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज करेंगे यू विल गेट फॉर्म फैक्टर और यहां से वोल्टेज रिपल फैक्टर अगर लिखना होगा यू विल राइट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर
-1/√। दिस इज द वोल्टेज रिपल फैक्टर। तो ये रहा हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज कन्वर्टर्स, यानी कि सिंगल फेज फुल वेव फुल कंट्रोल कन्वर्टर, दूसरा सिंगल फेज फुल वेव सेमी कन्वर्टर यानी कि सेमी कंट्रोल कन्वर्टर। क्लियर? तो मुझे लगता है कि जो मैं डिस्कशन आज किया इस क्लास में, ये आपके लिए एनफ है परफॉर्मेंस एनालिसिस को समझने के लिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्योंकि पूछा कहां जाता है, पूछा आपको मेनली जो गेट में पूछा जाता है वो आपको इनपुट पावर फैक्टर पता करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे गेट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे इनपुट पावर फैक्टर पर। एक टर्म आपको और भी ऐड किया हुआ मिलेगा एग्जाम में, वो सोर्स इंडक्टेंस भी इंक्लूड कर देगा, और ओवरलैप एंगल आपको दिया जाएगा। उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस केस के लिए हम लोग आगे स्टडी कर लेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इस चैप्टर का इफेक्ट ऑफ सोर्स इंपीडेंस। क्लियर? तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में गेट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर इसको पार्ट को तैयार कर लिया और कल आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लोगे, सारे क्वेश्चंस कर लोगे गेट के, तो आप देखोगे कि ये 2 मार्क्स में भी बहुत अधिक चांस है कि अगली बार गेट के एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस बेसिस पर आ ही जाए। क्लियर? इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए।